हिंदू इस नाम का उल्लेख भारतीय उपमहाद्वीप पर प्राप्त किसी भी धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में नहीं मिलता। तो यह शब्द आया कहाँ से, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। यहाँ करीब 5000 वर्ष पहले से भाषा लिपि का चलन होने के प्रमाण मौजूद हैं। पहले सारे वेद मौखिक होते थे। घृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातके किरातसूतवा। स्टोन एज में इन्हें पत्थरों पर लिखा गया। बाद में ताम्र युग में तांबे पर लिखे लेख मिलते हैं। भोजपत्रों पर 800 से 1600 के मध्य व बाद में कागज पर इसी काल में ग्रंथों को लिखा गया, जिसमें रामायण महाभारत प्रमुख ग्रंथ हैं। दोस्तों, ईसा पूर्व यहाँ 4 धर्मों सनातन धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ मनुवादियों या मनुवाद का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण या ब्राह्मणों के द्वारा लिखा होने का उल्लेख है। यहीं से वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। मनुवाद में शूद्रों व स्त्रियों के साथ काफ़ी भेदभाव असमानता मिलती है, पर हिंदू शब्द या हिंदू के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों, ईसा से कई साल पहले से जब दुनिया की बड़ी आबादी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में व्यापार करने के लिए गए, जब फारस की खाड़ी से ग्रीक, पर्शियन, फारसी व्यापार के लिए भारत की ओर बढ़ने लगे, तो वे लोग भारत के उत्तर में सिंधु नदी तक आ गए। सिंधु नदी के दोनों ओर इसके बाद बसे भूभाग को सिंधु सभ्यता कहते थे। दुनिया में लगभग सभी आबादी संस्कृतियां नदियों के आसपास ही विकसित हुई। इन नदियों का यहाँ की आबादी पर काफ़ी प्रभाव रहा, क्योंकि इनसे जीविका चलाने, रोजी रोटी का प्रबंध होता था। दूर देशों से यहाँ व्यापारी पहुँचे तो वे सिंधु शब्द को बोल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से व्यापारी सिंधु को हिंदू कहते थे। धीरे धीरे विदेशी व्यापारी भारत के अंदर दक्षिण तक फैले मैदानों में जहाँ बेशकीमती संपदा व कारीगरी थी को काफ़ी पसंद किया करते थे। फारस की खाड़ी से आने वाले व्यापारी फारसी बोलते थे। उन्होंने पहले ही सिंधु को हिंदू कर दिया था, जो धीरे धीरे हिंदू शब्द काफ़ी प्रचलित हो गया, जो यहाँ की भाषा और संस्कृति की पहचान बन गई। दोस्तों, यहाँ मौजूद संसाधनों, भाषा, शब्दों में ये व्यापारी फारसी के शब्दों को काफ़ी आसानी से प्रयोग करते रहे। जैसे भारत में जम्बू फलम को पर्शियन में जामुन कहते थे। यहाँ की आबादी भी काफ़ी आसानी से इन शब्दों को अपनाने लगी। हिंदी और फारसी के मेल से व्यापार आसान होने लगा। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। हिंदी का व्याकरण, हिंदी के शब्द व फारसी के कुछ शब्दों को मिलाकर एक नई भाषा बनी, जिसे उर्दू नाम मिला। उर्दू को फारसी की तरह लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, पर उसे बोलचाल में हिंदी भाषा व लिपि का प्रयोग होने लगा। और कब हिंदी उर्दू भाषा मौसेरी बहनें हो गईं। भारत की आबादी फारसी को पूरा हजम कर चुकी थी। उर्दू को भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा कहीं और नहीं बोला जाता। पूर्व से ही भारत में कई भाषा, बोलियां, लिपियां हैं, पर हिंदी को पूरे भारतवर्ष में बोलने और समझने वाले मिल जाते हैं। इसका पूरा श्रेय इन व्यापारी फारसियों को जाता है। वे हिंदी को अपने हिसाब से बोलने लगे। यह भाषा व्यापार के लिए आसान व उपयोगी होने से इसका चलन बढ़ने लगा। यह चमत्कार भारत में ही संभव था। दोस्तों, आपको हमारी यह रोचक जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट कर के अवश्य बताइए।